चलिए फ्रेंड्स, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। पर सबसे पहले उसमें अपन स्टडी करते हैं विस्कस फोर्स। बच्चों, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा वाटर जो है वो इजीली फ्लो करता है। यदि कभी आप देखें जो रिवर फ्लो करती है तो जब उसमें टॉप सरफेस पर यदि कोई भी बॉडी फ्लोट कर रही है तो फास्ट फ्लो करेगी। एक्चुअली में टॉप मोस्ट सरफेस पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, पर लेकिन टॉप सरफेस से जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जाएंगे तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो एक्चुअली में यदि हम बात करें लिक्विड, ये लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। इसकी एक लेयर ये, एक लेयर ये, फिर एक लेयर ये, इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, बल्कि जीरो भी मानते हैं। मतलब किन्हीं भी टू लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होता है। किन्हीं भी टू लेयर्स के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड जब फ्लो करता है तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में लगता है कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between similar molecules is called cohesive force. तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब लिक्विड फ्लो करता है तो ये आगे भागना चाहते हैं, लेकिन इसके नीचे वाली लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ये टॉप मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतना स्पीड से नहीं भाग पाते, बल्कि उनके ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगने लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा था कि कभी देखो आप जब डाउन स्ट्रीम में, रिवर में डाउन स्ट्रीम में स्विमर स्विम करते हैं तो नो डाउट टॉप सरफेस पर ही स्विमिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा फोर्स नहीं लगता है। जो टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड है वो भी मिल जाती है। लेकिन अप स्ट्रीम में रिवर के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में यदि उनको स्विमिंग करना है तो वो टॉप सरफेस पर ना करके लेयर से नीचे स्विमिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है, उनको कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। यदि टॉप सरफेस पर यदि स्विमिंग करेंगे तो उनको रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि टॉप सरफेस पर वेलोसिटी हाई रहती है। तो एक्चुअली में जब लिक्विड्स फ्लो करता है तो उनके डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो व्हाट इज विस्कस फोर्स? The force between the two successive layers which opposes the relative motion of the layers is called viscous force. The resistance force
between the two successive layers of liquid is called viscous force, or the force which opposes the relative motion of the layers. The force which opposes the relative motion of the two successive layers of liquid is called viscous force. नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए विस्कोसिटी। जिस प्रॉपर्टी की वजह से विस्कस फोर्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the relative motion of the different layers or successive layers of liquid is called viscosity. तो डेफिनेटली बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? नो डाउट कॉन्सेप्ट फोर्स की वजह से, लेकिन केवल कॉन्सेप्ट फोर्स नहीं, ये जो लेयर है टॉप मोस्ट लेयर, इसके और नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स इसको नो डाउट अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसके नीचे वाली लेयर के साथ में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इसके नीचे वाली जो लेयर है इसके मॉलिक्यूल्स भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेंगे ही, साथ में इस सेकंड लेयर के ऊपर ये फर्स्ट लेयर की इसका वेट, उसका भी इफेक्ट आ जाएगा, वेट की वजह से प्रेशर हो जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं आप सबको मालूम है प्रेशर इंक्रीज होता है, फॉर्मूला है P = H × D × G। केवल टॉप मोस्ट लेयर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ की तरफ जाते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसके ऊपर तो प्रेशर बहुत हाई रहेगा, और इसीलिए बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी इवन 0 मानते हैं। तो आपको समझना चाहिए विस्कस फोर्स मैंने समझाया, आपको मैंने विस्कोसिटी समझाया। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है सॉलिड्स के बीच में लगता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है सॉलिड बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं। लिक्विड में उसको फ्रिक्शन नहीं बोल के फ्रिक्शन फोर्स बोलते, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन of the two successive layers of liquid is called viscous force, and the property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion of successive layers of liquid is called viscosity। जिसमें जितना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, उस लिक्विड को हाईली विस्कस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हनी, फॉर एग्जाम्पल कोलतार, ये इजीली फ्लो नहीं करते हैं। थिक लिक्विड, जितने थिक लिक्विड होते हैं उनमें विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है, उनकी विस्कोसिटी हाई होती है। लेकिन जो थिन लिक्विड है, पतले लिक्विड जो इजीली फ्लो करते हैं, वहां विस्कस फोर्स कम होता है, वहां विस्कोसिटी कम होती है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मुझे बताना चाहिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नो डाउट मेरे समझाने में आप समझ गए हैं कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। भाई आप समझ गए हैं कि लिक्विड में डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, किन्हीं भी टू लेयर्स के बीच में नो डाउट वेलोसिटी डिफरेंस होगा। तो ये जो वेलोसिटी डिफरेंस होता है पर यूनिट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस dv by dx। यदि ये टॉप लेयर है और उसके नीचे वाली लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर है, और किन्हीं टू लेयर्स के बीच का डिस्टेंस dx है, इन लेयर्स के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस dv है,
तो dx डिस्टेंस पर वेलोसिटी डिफरेंस dv, तो यूनिट डिस्टेंस पर वेलोसिटी डिफरेंस कितना होगा dv बाय dx। वेलोसिटी डिफरेंस per unit distance in a liquid is called velocity gradient। बच्चों ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये लिक्विड की वेलोसिटी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं, तो आप यदि बोले तो थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो dv वेलोसिटी lt minus 1, dx डिस्टेंस l कैंसिल, तो डेफिनेटली t minus 1, m0 l0 t minus 1। यदि आप यूनिट्स बताना चाहें तो आप यूनिट्स बोल सकते हैं, SI यूनिट बोल सकते हैं। वेलोसिटी तो नो डाउट आपका ये पर सेकंड आ रहा है, पर सेकंड, यूनिट पर सेकंड। इसके बाद बच्चों मुझे आपको जो डिस्कस करना चाहिए वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो जो लिक्विड फ्लो करता है उनकी डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स, प्रैक्टिकली देखा गया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यदि हम इनको कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A into dV by dx, लेकिन इक्वल करते हैं तो माइनस ईटा इंटू A into dV by dx। ये ईटा जो है ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ माइनस साइन का मतलब है कि जो विस्कस फोर्स है वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस फोर्स है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात आपको समझ लेना चाहिए, व्हाट इज ए कांटेक्ट एरिया ऑफ लेयर्स। यदि आप देखें, यदि इस तरीके से टॉप लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इनके बीच के कांटेक्ट एरिया पर यदि नैरो रिवर फ्लो कर रही है तो नो डाउट फास्ट जाएगी, क्योंकि विस्कस फोर्स कम रहेगा, कांटेक्ट एरिया कम रहेगा, तो विस्कस फोर्स कम रहेगा, फ्लो ज्यादा रहेगा। लेकिन ब्रॉड रिवर है तो नो डाउट जो टॉप लेयर है और उसके नीचे लेयर है उनके बीच का कांटेक्ट एरिया ज्यादा रहेगा। रिवर है और सेम स्लोप की ड्रेन है, यदि रिवर है और सेम स्लोप की ड्रेन है तो ड्रेन वाटर जो है उसकी वेलोसिटी हाई रहेगी, रिवर जो है उसकी वेलोसिटी कम है। कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गया ना, विस्कस फोर्स ज्यादा हो गया। तो बच्चों यहां पर ए क्या है, कांटेक्ट एरिया ऑफ लेयर्स, एंड dv by dx वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यदि हम यहां पर बात करें तो विस्कस फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फर्स्ट F is equal to minus eta into A into dV by dx। eta is equal to F upon A into dV by dx। यहाँ माइनस साइन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि माइनस साइन आपको पता है क्या बता रहा है, डायरेक्शन। विस्कस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फ्लो के अपोजिट है। पर यदि आप डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए if A is equal to 1, dV by dx is equal to 1 per second, 1 per second।
then eta is equal to F. Thus, the coefficient of viscosity of a liquid is numerically equal to that amount of viscous force which is working between the two successive layers having unit contact area and having unit velocity gradient. Simple definition. फिर यदि आप अच्छा एक और बात समझ लें कि ज्यादा हाईली विस्कस है तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी हाई रहेगी। इसका मतलब है कि यदि आप डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स ले रहे हैं और सबकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होगी तो जिस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होगी वो हाईली विस्कस होगा, वो ज्यादा थिक होगा। लेकिन जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी वो लिक्विड थिन होगा, वो इजीली फ्लो करेगा। फिर यहां पर आप डेफिनेशन जो है वो इस को मैंने आपको समझाया है, पर आप डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो आपको क्लियर है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। तो फोर्स के लिए आप लोगों को पता है mLT-2, फोर्स आप लोगों को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया के लिए आपको पता है L स्क्वायर और dV बाय dx अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था T-1। सॉल्व कर लेंगे, ये एक L कैंसिल हो गया, ये जाएगा L-1 T-1, क्योंकि T-1 न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 मींस -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL-1 T-1। इसकी जो बच्चों यूनिट होती है वो सीजीएस सिस्टम में पॉइस होती है, पॉइस, और एसआई सिस्टम में स्टोक, STOKE, स्टोक, और 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 10 पॉइस। तो यदि हम यूनिट्स लेना चाहें तो हम लोग यूनिट्स बता सकते हैं, यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम पॉइस, in SI system stoke, 1 stoke is equal to 10 poise, 1 stoke is equal to 10 poise। पर यदि आप SI सिस्टम में सेकेंड यूनिट देना चाहें तो आप दे सकते हैं kg/m/s, kg/m/s, और सीजीएस सिस्टम में देना चाहें तो g/cm/s। और यहाँ से कन्वर्शन जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जो सीजीएस सिस्टम में आप बोल रहे हैं ना g/cm/s, उसी को पॉइस बोलते हैं, और जो आप एसआई सिस्टम में बोल रहे हैं ना kg/m/s, उसी को स्टोक बोलते हैं। तो 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 kg/m/s, और फिर 1 kg की जगह पर 1000 ग्राम्स पर मीटर की जगह आप कर सकते हो 100 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर सकते हो और सॉल्व करके देख लीजिए तो वो आ जाएगा 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड, और ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड क्या होता है? पॉइस। तो इसका मतलब 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पॉइस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो आपको बताना चाहिए वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक जी ने
प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के बेसिस पर डिसाइड किया कि यदि कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है और उसको यदि हम लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स जो है वो लगेगा। मतलब यदि मान लीजिए यदि कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है तो जो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स हैं वो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएंगी। ये विस्कस फोर्स, इसका फॉर्मूला होता बच्चों 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। उसने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के। विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। What is eta? Coefficient of viscosity. What is r? Radius of spherical body. What is v? Velocity of a body. जितना थिक लिक्विड होगा गाढ़ा, उसमें जब आप किसी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो उस पर ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। यदि उसी की जगह पर थिन लिक्विड होगा तो ये स्फेरिकल बॉडी इजीली सेटल होगी क्योंकि विस्कस फोर्स कम लगेगा। विस्कस फोर्स मतलब रेजिस्टेंस फोर्स। जो ड्रैग फोर्स है, यदि आप किसी स्फेरिकल बॉडी को यदि लिक्विड में ड्रॉप करते हो और यदि वो लिक्विड थिक है तो उसमें धीरे धीरे सेटल होगा क्योंकि ड्रैग फोर्स ज्यादा रहेगा। तो दिस विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यदि स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होगी उसको ड्रॉप करोगे उस पर विस्कस फोर्स कम लगेगा, ज्यादा रेडियस होगा ज्यादा लगेगा। कम वेलोसिटी से एंटर कर रहा है विस्कस फोर्स कम रहेगा, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा ज्यादा ड्रैग फोर्स। ऐसा उसने प्रैक्टिकल करके देखा और प्रैक्टिकल बेसिस पर उसने बोला कि विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। Viscous force it is directly proportional to velocity of a body। जब इन सब को कंबाइन करते हैं बच्चों तो जो विस्कस फोर्स है Fv it is directly proportional to eta into r into v। लेकिन जब ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी क्वांटिटी आती है वो इक्वल टू विस्कस फोर्स नहीं होती है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो हमको कांस्टेंट 6 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर एक्चुअल जो विस्कस फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर वो आता है। तो इस तरीके से उसने अपना लॉ दिया कि कभी भी किसी भी स्फेरिकल बॉडी को यदि लिक्विड में आप ड्रॉप करेंगे तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी 6 pi eta into r into v। What is eta? Coefficient of viscosity of liquid। What is r? Radius of a spherical body and what is v? Velocity of a body। हालांकि इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस से। तो आप बोल सकते हैं यहां पर डिडक्शन, आप यहां पर बोल सकते हैं डिडक्शन ऑफ स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस। द डिडक्शंस ऑफ स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो भाई मैं बोल रहा हूं कि चलो आपको लगता है कि ये विस्कस फोर्स ईटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ईटा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईटा क्यूब के है, तो देख लेते हैं। पर ईटा पर तो डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए, विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर बी एंड विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वेलोसिटी टू द पावर c। विस्कस फोर्स जो है वो ईटा पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसके डायमेंशन क्या होंगे आप देख लीजिए। तो आप तीनों कंबाइन करेंगे तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर a, r टू द पावर b and v टू द पावर c। Viscous force is equal to K constant, eta to the power A, R to the power B and V to the power C। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए। फोर्स है mlt माइनस 2 होगा। K eta के लिए आपको मालूम है ml माइनस 1 t माइनस 1 जस्ट अभी हमने ड्राइव किया था। पावर A, रेडियस L पावर B, वेलोसिटी LT माइनस 1 पावर C। अब सॉल्व कीजिए। m LT माइनस 2 इज इक्वल टू K, ये रहेगा मास टू द पावर A, लेंथ टू द पावर माइनस A प्लस B प्लस C। क्योंकि आप देखो ना L टू द पावर माइनस से जाएगा इनटू L टू द पावर B इनटू L टू द पावर C। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और यदि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर t टू द पावर माइनस a माइनस c, ये हो जाएगा। डायमेंशंस को इक्वेट कर लीजिए। मास की डायमेंशन यहाँ a है, यहाँ पर 1 है तो a इज इक्वल टू 1। फिर लेंथ की डायमेंशन यहाँ 1 है, यहाँ पर देखो माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। सपोज ये हो गया 2 और फिर टाइम की डायमेंशन देखो माइनस 2 है ना, और वहां पर माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2। दो माइनस 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 कैंसिल, a की वैल्यू रख दो 1 तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 2 तो c इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन नंबर 2। तो by 2 minus 1 plus b plus c1 is equal to 1, 1 minus 1 cancel, finally b is equal to 1, finally b is equal to 1। मतलब हमने देखा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जो सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं by 1 fb is equal to k into eta to the power 1, r to the power 1 and v to the power 1। अब बच्चों ये जो k की वैल्यू है ये आप सब जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि इसके हेल्प से हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज तो फाइंड नहीं कर सकते। ये जो कांस्टेंट k की वैल्यू है वो स्टोक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिकल बेसिस पर कैलकुलेट की, निकाली तो वो 6 पाई के इक्वल आती है। मतलब यहाँ पर जो बॉडी जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लगता है या सॉलिड के ऊपर जो ये सॉलिड स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को आपने ड्रॉप किया है, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो जितना भी लग रहा था उसने उसको मेजर किया, वो वैल्यू इन तीनों वैल्यूज पे यदि हम मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें यदि 6 पाई को मल्टीप्लाई करें तब जाकर मैच करें तो प्रैक्टिकल बेसिस पर ये कांस्टेंट k की वैल्यू होती है 6 पाई। और इसलिए उसने ये फॉर्मूला दिया है विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई eta into r into v। मतलब ये 6 पाई जो है कांस्टेंट k की वैल्यू वो प्रैक्टिकल बेसिस पर है। तो बच्चों ये है स्टोक्स लॉ और इस स्टोक्स लॉ को हमने डिडक्ट किया है बाय डायमेंशनल एनालिसिस। मैं हट जाता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिख सके। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो
ये हो गया लिक्विड, और इसमें यदि आपने किसी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया तो होगा ये कि इस स्फेरिकल बॉडी का वेट जो है वो डाउनवर्ड वर्क करेगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स, और साथ ही साथ लगेगा अपथ्रस्ट जिसको बायंसी फोर्स भी बोलते हैं। ये दो फोर्स वर्क करेंगे अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, तो इनकी वजह से कुल मिलाकर बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी गिर रही है, ड्रॉप किया जिसको आपने, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक मैक्सिमम, जितनी उसके पास वेलोसिटी पॉसिबल है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से डाउनवर्ड नीचे आएगा, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो आएगा। अब नेट फोर्स जीरो का मतलब है टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, तो ये कंडीशन लग जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में। पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू ए लिक्विड, थ्रू ए विस्कस लिक्विड, the maximum velocity attained by a solid body is called terminal velocity. It is denoted by Vt. terminal velocity को हम इससे डिनोट करते हैं। When a spherical body falls in a liquid, then initially its velocity decreases, then after some time it settles down in a liquid with constant velocity. This constant velocity is called terminal velocity. अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हो आप, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो सही मायने में ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसके ऊपर ये थ्री फोर्स वर्क करते हैं। इसमें से फर्स्ट जो फोर्स है वो है वेट ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो बच्चों वेट आपको पता है m इंटू जी, और मास आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ऑफ जी। भाई डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका रेडियस सपोज r, तो आप वॉल्यूम क्या बोलेंगे? 4/3 पाई r क्यूब इंटू ऑफ जी। तो ये हो गया बच्चों वेट ऑफ ए बॉडी। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड बॉडी? नेक्स्ट इसके ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स। वेट किस तरफ था? डाउनवर्ड। विस्कस फोर्स किस तरफ लगेगा? अपवर्ड। तो विस्कस फोर्स Fv ये कितना होगा? बाय स्टोक्स लॉ ये होगा 6 पाई थीटा इंटू r इंटू v, और ये किस डायरेक्शन में रहेगा? अपवर्ड। थर्ड फोर्स कौन सा लगेगा? इसको हम बोलेंगे अपथ्रस्ट। ये किस तरफ रहेगा? अपवर्ड।
इसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। अब थ्रस्ट भी बोलते हैं, बायंसी फोर्स भी बोलते हैं। आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल दिया था, उसके बेसिस पर हम लोग अब थ्रस्ट या बायंसी फोर्स निकालते हैं। जब आर्किमिडीज ने 30 कहते हैं, स्टोरी है कि पहले कभी नहाया नहीं, 30 साल की उम्र में कभी नहाया, और जैसे ही वो टब में गया तो उसको लगा वो लाइट हो गया, हल्का हो गया, लाइट फील कर रहा था वो अपने वेट को कम। तो उस वक्त उसको समझ में आया कि इसका मतलब है लिक्विड जो है वो हम पर क्या लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, जिसकी वजह से हमारा वेट कम लग रहा है। और उसी फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स। और उसने बताया कि जो अपथ्रस्ट या बायंसी फोर्स, इसकी वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट। तो इसी प्रिंसिपल पर शिप वगैरह जो है वो फ्लोट करते हैं, बोट वगैरह फ्लोट करती हैं। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट को बच्चों यदि मैं यू से डिनोट कर दूं तो U इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास सपोज m डैश इंटू ऑफ g, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका यदि वेट बोल रहे हैं तो मास इंटू g, तो सपोज उसका मास m डैश। और मान लीजिए हम उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, तो नो डाउट सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी। राइट, यहां पर लिक्विड की डेंसिटी को मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो डिस्प्लेस्ड मास है स्फेरिकल बॉडी की वजह से उसका मास मैंने बोला n डैश, और जो डिस्प्लेस्ड हुआ लिक्विड उसका वॉल्यूम सपोज v। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया सिग्मा इनटू वॉल्यूम। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पर जो सॉलिड बॉडी है उसका भी वॉल्यूम v बोला है, और जो यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम भी v बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जितना सॉलिड बॉडी वॉल्यूम अपना, जितना सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही तो ऑक्यूपाई करेगी वो लिक्विड में। भाई जब आप किसी सॉलिड बॉडी को वाटर में ड्रॉप करोगे तो जितना वॉल्यूम उसका है उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस कर देगी वो, तब तो उसको जगह मिली है। तो इसका मतलब ये भी एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। और आप सबको पता है, यदि मैं अभी थोड़ा यहाँ वैल्यू नहीं रखता, इसको नहीं लिखता, तो ये इसी फॉर्म में होता, तो फिर आपके पास में ये 1 होता, ये 2 होता, और ये 3 होता। What is V? Volume of solid body is equal to volume of displaced liquid। लेकिन यदि हम इसी को बात करें टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन में, एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन में, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे टोटल फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स U plus Fv is equal to total downward force M into G। भाई नेट फोर्स 0 होगा, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो फिर आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, तो आप थ्रस्ट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू वी इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स कितना लिखेंगे, 6 5 थीटा इंटू आर इंटू वी। वी की जगह वी लिख देंगे क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में।
वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू mg, तो mg की वैल्यू d इंटू v इंटू g। तो बच्चों इसको छोड़ो, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 6 पाई बीटा इंटू r इंटू vt इज इक्वल टू d इंटू v इंटू g माइनस सिग्मा इंटू v इंटू g। या फिर ये vt इज इक्वल टू, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है d माइनस सिग्मा इंटू v इंटू g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इंटू ऑफ r। vt को छोड़ के बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब vt टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू d माइनस सिग्मा, व्हाट इज v, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो तो आप नहीं बता रहे, लेकिन आपको सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो आप लिख सकते हो वहां से 4/3 पाई r क्यूब, और यही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा इनटू g अपॉन 6 पाई ईटा इंटू ऑफ r। आप देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जाएगा 4/18 d माइनस सिग्मा, एक r कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर इंटू g बाय ईटा। बच्चों ये 4 से 2 और ये 9, तो फाइनल फॉर्मूला आपको मिला टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, जो आपको याद करना होगा vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर इंटू g इंटू d माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और आपको इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों इस फॉर्मूले में r जो है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, d डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा।